अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा वबिज़्निल इल्मा वबिज़निल इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 हम दिसंबर 22 का स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। दिसंबर 22 के पेपर के बारे में मैं अगर बात करता चलूँ तो दिसंबर 22 का पेपर जो है वो बड़ा जिसे कहते हैं कि अजीब रहा। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ख़राब पासिंग परसेंटेज रहा। जब क्या कहते हैं आईकैप के कमेंट देखे गए वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको जो है वो कवर कर लें। नॉर्मल सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम देखें कि एक्चुअली क्या हुआ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं ये करूँगा कि इसको ना मैं आईकैप के सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, जो आईकैप का सॉफ्टवेयर है उस पे मैं सॉल्व करूँगा, ताकि ये है कि जिनकी दिसंबर 22 अटेम्प्ट है, दिसंबर 23 अटेम्प्ट है, उनको भी आसानी हो जाए, और जिनकी जून 23 अटेम्प्ट है उनको आगे के लिए आसानी हो जाए। जब एमएसए में जाएँगे और सॉफ्टवेयर देखेंगे तो अभी से पता हो कि क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो हम ये थोड़ा-सा इस तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर का मैं आपको तरीक़ेकार दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, सही है? अच्छा जी, मैं क्वेश्चन पेपर शेयर कर चुका हूँ काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो सवाल शुरू करते हैं जी पढ़ना। और आईकैप के सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने कहा कि हम सॉल्व करेंगे, सॉफ्टवेयर मैं ऑन कर चुका हूँ। ये आई गेस मेरे ख़्याल से आ गया है आपके पास। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। ठीक है जी। अच्छा जी, पूरी स्क्रीन शेयर हो गई है आपसे। 1 मिनट। अच्छा जी, तो सवाल हमारे पास है जी। और ये हमने बीएफडी का पेपर शुरू कर दिया है, तकरीबन 6 मिनट पहले मैंने सॉफ्टवेयर पहले से खोल के रख लिया था। हम स्क्रीन इसलिए खोल रहे हैं ताकि ये कि हम सॉल्व इसी में करेंगे। ठीक है जी। ये लोडिंग हो रही है थोड़ी सी, आई थिंक लोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है। ये कल भी MSc2 के मॉक में ऐसा हुआ। अच्छा जी, तो अब आप देख रहे हैं तरीकेकार ये है कि लेफ्ट पे सवाल है, उल्टे हाथ पे सवाल है, सही है जी। और राइट साइड पे हमें सॉल्व करना है। तो हम यही कोई स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं कि हम सॉल्व यही करेंगे, इस विंडो से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और सवाल हम जो है वो क्या कहते हैं पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, जो पीडीएफ मौजूद है। ठीक है, सवाल पढ़ रहे हैं। ओकन को लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन लाहौर एंड इज लिस्टेड इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, गौर से देखिएगा। अच्छा, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें हमेशा की इतना जो हमने बात की। रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं यूजिंग बोथ पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सीएपीएम। यार बोथ का क्या मतलब होता है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस से भी काम करना है और सीएपीएम से भी काम करना है। ठीक है जी। डिटरमाइन द ओवरऑल बिजनेस रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द इनलार्ज्ड बिजनेस अज्यूमिंग ओएल एक्वायर्ड जस्ट वन ऑफ द टारगेट कंपनीज कंसीडर ईच एक्विजिशन सेपरेटली। दोनों को आप सेपरेटली देखिएगा, 7 मार्क का सवाल है। बी एडवाइज द बोर्ड ऑफ ओएल व्हिच मॉडल इज मोर एप्रोप्रिएट इन इट्स टू सर्कमस्टेंसेस। यानी कि पोर्टफोलियो एनालिसिस वाला मॉडल या फिर ये सीएपीएम ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एंड देन रिकमेंड व्हिच इन्वेस्टमेंट द कंपनी शुड टेक। और फिर दो में से कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी दो हैं, मॉडल भी दो हैं। मॉडल पे भी कमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट पे भी कमेंट करना है। और फिर इसके बाद इसने बोला भाई नाउ इग्नोर द इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू डेट फॉर रिक्वायरमेंट ए और बी। कोई नया डेट आ रहा है, वो नया डेट की बातें कह रहा है, इग्नोर कर दीजिएगा जब आप ए और बी करेंगे। ठीक है जी। आगे एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक्सप्लेन। अच्छा देखिए, यहाँ पे एडवाइस कह रहा है और यहाँ पे एक्सप्लेन कह रहा है। मीन थ्योरेटिकल बातें करनी है, खाली कैलकुलेशन की बातें नहीं करनी, थ्योरेटिकल बातें भी करनी है। तो क्या बातें करनी है, जरा गौर से देखिएगा। एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ न्यू डेट दैट शुड बी इशूड एंड द लाइकली इशू प्राइस। 4 मार्क का ये बहुत ही आसान सवाल था, मगर एक प्रेशर की वजह से, एग्जाम प्रेशर की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इस सवाल में आई थिंक जो है प्रॉब्लम्स कुछ स्टूडेंट्स को फेस हुए हैं। ठीक है जी। और फिर इस सवाल में पासिंग परसेंटेज क्या रहा हम वो भी डिस्कस करेंगे, और क्यों रहा हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस सीएपीएम दोनों को यूज करना है। मुझे लगा था कि बहुत ही खतरनाक सवाल होगा ये पोर्टफोलियो एनालिसिस और सीएपीएम का, मगर अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें लगेगा कि शायद ये एक ज्यादा जिसे कहते हैं कि मुश्किल सवाल नहीं है। सवाल पढ़ने जा रहे हैं। Oken Co Limited is a manufacturing company based in Lahore and is listed in the Pakistan Stock Exchange। अच्छा, ये हमारे सॉफ्टवेयर में भी चीजें कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, इसका तरीका हमने निकालता है कि कॉपी पेस्ट करने के लिए इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं, फिर हम यहाँ एक्सेल पे जाके पेस्ट करते हैं, और फिर एक्सेल से वापस कॉपी करते हैं, तो फिर ये यहाँ डब्बे पे आ जाती है। ठीक है, मैं इसे आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस बीएफडी के सेशन में मैंने आपको कहा था कि कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। तो कॉपी पेस्ट का हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई एक तरीके का निकाल लिया। MSc2 के साथ भी हमने जो है डिस्कस किया था। खैर अभी ज्यादा फोकस हमारा सवाल पे है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, जरा सवाल और से देख रहे हैं हम। ठीक है, ओएल प्रोड्यूसेस प्री प्रिपेयर्ड रेडी मील्स that are sold to retailer. The product range is limited and OL is keen to develop and expand the range of ready meals sold under the OL brand. The board has been approached by a rival company, Coel Limited, to ascertain if OL would be interested in acquiring the business.
वो कह रहे हैं जी, कोयल कह रहे हैं जी, KL हमें कह रहा है आप हमारा बिजनेस एक्वायर करना चाहते हैं तो एक्वायर कर लें। कोयल ओनर आर लुकिंग टू रिटायर एंड वुड लाइक टू सेल द कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। उन्होंने कहा जी हमने बहुत काम कर लिया, बहुत ही ज्यादा जिंदगी गुजार ली है, अब हम रिटायरमेंट चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारा बिजनेस कोई एज इट इज उठा ले एज अ गोइंग कंसर्न। Prior to being approached by Coel, the board has commenced negotiation with a local farming company, Roller Limited, with a view to making an offer to purchase the business to integrate with a key part of the supply chain. कुछ थोड़ा बहुत C53 SPM भी आ रहा है, क्योंकि मैं SPM भी पढ़ा रहा हूँ, वैल्यू चेन एनालिसिस की कुछ बातें ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे हिट हो रही है कि वो कह रहा है कि आप जो है वो फार्मिंग कंपनी से कर लो तो आपका सप्लाई चेन इंप्रूव हो जाएगा। अच्छा, और क्या कह रहे हैं आगे? आगे हमसे कह रहे हैं OL does not have sufficient funds at the current time to invest in both Coel and Roller and must choose one business. इनके पास पैसे बहुत नहीं है। अच्छा, हम कौन है? हम ओकन को लिमिटेड है। तो एक काम करते हैं, कुछ बातें हमें जो काम की मिल लेंगी, जैसा मैंने आपको बताया कि हम पेपर में भी नोट करते थे ना, याद है जब हम वन नोट में सॉल्व करते हैं तो हम कुछ बातें नोट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ बातें नोट करने जा रहे हैं। अब मसला ये है कि वो बातें यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती, या इसी तरीके से कॉपी पेस्ट हो सकती हैं। हाँ, इसी तरह कॉपी पेस्ट होगा भाई। कॉपी पेस्ट का जुगाड़ यही है कि वो बाहर से भी आप ले आओ, ऐसे ऐसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कॉपी नहीं हुआ। अब कॉपी होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जी लॉग स्टॉक्स में लिस्टेड नहीं सजी, द बोर्ड बीन अप्रोच्ड बाय कोयल लिमिटेड टू ascertain if ओयल वुड बी इंटरेस्टेड इन एक्वायर बिजनेस। कोयल आर रिटायरिंग एंड वुड, ठीक है। तो एक और कंपनी है कि कोयल जो हमसे पूछ रही है कि जी आप हमारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमने कहा देख लेते हैं। डबल क्लिक करके जो है हो जाता है, यहाँ से कॉपी हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब ये थोड़ा बैकग्राउंड हम बना रहे हैं जैसे नॉर्मल सॉल्व में बनाते हैं ना, बैकग्राउंड आपको पता है हमारा तरीकेकार क्या होता है, हम किस तरह से लेके चलते हैं चीज़ों को। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि भाई कोयल हैज बीन अप्रोच बाय prior to being support approached by Coel, the board has commenced negotiation with a local farming company, Roller Limited. ठीक है जी, रोलर लिमिटेड के साथ टू परचेज द बिजनेस टू इंटीग्रेट विद, ठीक है जी। तो रोलर के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो इसको भी हमने कॉपी कर लिया। एक सिर्फ और से हम चाह रहे हैं कि हमारे तरीकेकार है वो ना हो, क्या कहते हैं, खराब ना हो। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं ओएल डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड, तो ये किसी एक में इन्वेस्टमेंट करेंगे 500 मिलियन की। ठीक है, चूज वन बिजनेस। और इन्वेस्टमेंट कितनी है? 500 मिलियन। ठीक है, ये हम सिर्फ डेटा में इन्वॉल्व हो रहे हैं जैसे हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। ठीक है जी, अब ठीक है यार, टेक्नोलॉजी से यूज तो होना है ना हमने, आज नहीं तो कल। आज मतलब या तो MSA2 के लिए आपको दिसंबर 23 में प्रिपेयर होना होगा, तो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए इंशाल्लाह, जब जून 23 में BFD निकाल लेंगे, या फिर आपको दिसंबर 23 में जब डायरेक्ट BFD में बैठे होंगे तब आपको आनी चाहिए टेक्नोलॉजी यूज करनी, ICAP वाली। द बोर्ड इज अवेयर दैट देयर आर फाइनेंशियल मॉडल दैट इवैल्यूएट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द कंबाइंड बिजनेस, पोर्टफोलियो थ्योरी एंड CAPM, दोनों पे काम कर रहा है। पोर्टफोलियो थ्योरी पे भी काम करने को बोला है, CAPM पे भी काम करने को बोला है। हाउएवर द बोर्ड इज नॉट श्योर व्हिच मॉडल should be used in respect of the decision, ये ask your advice, आपसे पूछा जा रहा है, आपको डेटा दिया जा रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया जा रहा है जी दोनों कंपनियों का, तीनों कंपनियों का, ओकान का, कोयल का और रोलर का। स्टैंडर्ड डिवीजन दिया जा रहा है, कोरिलेशन विद कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया जा रहा है, इक्विटी बीटा दिया जा रहा है, मार्केट वैल्यू इक्विटी भी बताई जा रही है। अच्छा जी, ओएल वुड लाइकली टू फाइंड द एक्विजिशन बाय शोइंग सम एडिशनल इरिडेबल डेट फाइनेंस। अच्छा, इसने बी पार्ट में मना कर दिया ना यार, लेकिन पेपर में आप ये रिस्क ले सकते हैं कि जब वो कह रहा है कि न्यू डेट को इग्नोर कर दें, तो अभी हम न्यू डेट को चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। बोले तो मैं रीड कर दूंगा, मगर मुझे लग नहीं रहा कि कोई काम की बात है, बट चलें पढ़ लेते हैं। फंड द इक्वेशन बाय शोइंग एडिशनल रिडीमेबल डेट इरिडेबल डेट, द एक्जिस्टिंग डेट ऑफ ओएल कैरी द कूपन ऑफ 6% पर एनम एंड इट्स ट्रेडिंग एट 75%। ठीक है, ये लाइन हमने लिख दी कि भाई ये लाइन भी कॉपी कर ली कि सवाल में इन्वॉल्व होने के लिए। एग्जिस्टिंग डेट हमारा 6% पे और वो 75% पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू 75% है। ठीक है, ये डबल क्लिक करते हैं ना तो ये सेलेक्ट हो जाता है, और फिर यहाँ से कॉपी कर, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होता, ये इसकी लिमिटेशन है। तो इसको हम नहीं यहाँ तक लिख लिया ना,
ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो अभी है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, न्यू डेट वुड हैव अ कूपन रेट ऑफ 7%। तो नया डेट आएगा, उसका रिटर्न 7% होगा। कहीं भी रख दें कर्सर आप, नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, इसको ऐसे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा, इसका मतलब है कॉपी हो चुका है, हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा खैर, और आगे चलते हैं। द डेट इज सिक्योर्ड इन अ वे टू द एग्जिस्टिंग डेट which such that investors will expect the same return. The return on the Pakistan Stock Exchange can be assumed to be 16%. The risk-free rate treasury bond have a coupon rate of 7%, and the applicable tax rate is 29%. तो मार्केट रेट RM, याद है RM मार्केट रेट को कहते हैं, 16% है। RF रिस्क फ्री रेट को कहते हैं, जो ट्रेजरी बॉन्ड का रेट होता है 7% है, सही है ना। और टैक्स रेट कह रहे हैं जी 29%। तो ये हमने कोई डेटा थोड़ा सा बना लिया है। अब आप रिक्वायरमेंट वापस से पढ़ें, यूजिंग बोथ पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड CAPM to determine the overall business risk and the return of the enlarged business, assuming OL acquired just one of the target companies and consider each acquisition separately. Very good important point. Consider each acquisition separately. कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया पेपर के बाद कि सर क्या ये 3 एसेट पोर्टफोलियो था। अब आप मुझे इसका जवाब दें, क्या ये 2 एसेट पोर्टफोलियो है या ये 3 एसेट पोर्टफोलियो है। पहले मैं पोर्टफोलियो में बात करूंगा प्लीज यार, ये मुझे सबका फीडबैक चाहिए, चैट के थ्रू आवाज आनी चाहिए, मतलब आवाज मतलब चैट के थ्रू पार्टिसिपेशन आना चाहिए। मोहित का आंसर सही है, हमारा खान सही कह रहे हैं, और कोई ट्राई करे प्लीज यार। ये 2 एसेट पोर्टफोलियो है या 3 एसेट पोर्टफोलियो। हमने 3 एसेट पोर्टफोलियो भी कोर्स से पढ़ लिया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, सना सही कह रहे हैं, इब्राहिम खान सही कह रहे हैं, मोहित सही कह रहे हैं, ठीक है। और बाकी लोगों को क्लियर है, क्या कह रहे हो भाई। 3 एसेट पोर्टफोलियो, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली पेपर टेंशन में कह रहे थे, एस कंवल सही कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं, 2 एसेट पोर्टफोलियो कहा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इट मीन 2 एसेट पोर्टफोलियो, 2 एसेट पोर्टफोलियो। बल्कि मैं इसका वो भी बना देता हूँ, क्या कहते हैं, क्या बनेगा जी पोर्टफोलियो। अगेन इसमें एक बनेगा OL और कोएल, OL और कोएल, क्या मिलता जुलता नाम लग रहा है जी। एक आपके पास बनेगा OL एंड KL, ठीक है। एंड सेकंड बनेगा आपके पास कौन सा, सेकंड बनेगा आपके पास ये, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तस्नीम सही कह रहे हैं। और सेकंड बनेगा OL एंड RL, कोएल RL नहीं, OL एंड RL। OL एंड RL, ठीक है जी। सवाल स्टार्ट करते हैं, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसीलिए लिखी जा रही है बार बार के भाई हमें परेशानी ना हो, हमें परेशानी ना हो, ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं भाई पोर्टफोलियो, 2 एसेट पोर्टफोलियो में आपको याद होगा क्या करते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते थे। पहले हम OL एंड कोएल कर लेते हैं, फिर वही रिपीट हो जाएगा। OL एंड कोएल मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा OL एंड RL आप करेंगे मेरे साथ। OL एंड कोएल मैं आपके साथ मिलकर कर रहा हूँ। तो पहले मुझे बताया पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकलता था, प्लीज यार थोड़ा क्विकली काम करना है यार। बिल्कुल 3 एसेट हो ही नहीं सकता, और 3 एसेट की कोई लॉजिक ही नहीं है मुझे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पोर्टफोलियो रिटर्न को हम क्या कहते थे, RP कहते थे, किसी को याद है। हाँ RP कहते थे, किसी को याद है भाई, फॉर्मूला बता दें प्लीज मुझे यार, बल्कि फिगर भी बता सकते हैं। RAXA, किसी को याद आ रहा है फॉर्मूला। RA डॉट का मतलब है ये मैं चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, XA प्लस RB XB। हाँ भाई यही फॉर्मूला था, किसी को याद है। R होता था रिटर्न पहले एसेट का, XA प्रोपोर्शन को कहते थे। भैया वेटेड एवरेज कर लें, ओ भैया वेटेड में ही मसला हुआ है लोगों को, प्रॉब्लम आई है, एग्जामिनर का ये शिकवा रहा है, शिकायत रही है हमसे कि हमने वेटेज सही नहीं निकाली। अब आपसे मेरी गुजारिश है, OL और कोएल को देखें, RL को छोड़ दें, मुझे बताएं वेटेज क्या होगा। रिटर्न तो दोनों का ये रहा 14% एंड 13%, रिटर्न तो दोनों का अवेलेबल है, मगर मुझे प्रोपोर्शन बता दें XA और RA कितना होगा। प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करना है आप लोगों ने यार, देखो ये आप ही का सवाल है, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, और मेरे हिसाब से इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये, नहीं है, अरे बाबा नहीं है, नहीं है। XA का मतलब होता है वेटेज ऑफ A। पेपर में इतना डिटेल में नहीं करना, मगर मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। वेटेज ऑफ एसेट A कैसे निकलेगा भाई, के से निकलेगा, ओ बाबा के से निकलेगा, बताओ तो भाई। 50-50 क्या बात है मुस्तफा साहब, छा गए आप, गलत बता रहे हैं लड़के, ऐसा नहीं होगा। सही कह रहे हैं मुझे, सही कह रहे हैं हमारा खान भाई। वेटेज का मतलब होता है वेटेज, ओ बाबा ये देखो ओकन का मार्केट वैल्यू है 2000,
कोएल का मार्केट वैल्यू है 500। ऐसा सवाल हमने क्लास में किया था, किसी को याद आ रहा है? पाकिस्तान यूएई और पाकिस्तान बांग्लादेश वाला, किसी को याद है? एक पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल किया था, पाकिस्तान यूएई और पाकिस्तान बांग्लादेश वाला एक सवाल किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। याद आ रहा है किसी को? ऐसा एक सवाल हम कर चुके हैं, जिसमें वो दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को इवेलुएट करना था, वो भी 2 एसेट पोर्टफोलियो था यार। ठीक है, खैर। तो भाई 2000 और 500 दोनों को ऐड करो तो ये बनता है 2500। तो ओकन को का बन जाएगा, ओ एल का जो वेटेज बन जाएगा वो बन जाएगा 2000 डिवाइड बाई 2500। 2500 कहाँ से आया? 2500 कहाँ से आया? 2000 में 500 ऐड कर लिए, बन गया 0.8। भैया आपको बात समझ आ रही है? बिल्कुल 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 0.8 हो गया। ठीक है, और एक्स बी कितना हो जाएगा? एक्स बी कितना हो जाएगा? एक्स बी हो जाएगा या तो आप 500 डिवाइड बाय 2500। कल मैं आपको ये बहुत उससे करा रहा हूँ, मैं डिटेल में एहतमाम से करा रहा हूँ। पेपर में आप डायरेक्ट करेंगे ये, पेपर में इतना टेम नहीं होगा कि आप जो है ना इतनी, जिसे कहते हैं कि लवाजमात दिखा सकें। 0.2 आना चाहिए ना भाई। ठीक है, क्लियर है बात सबको? तो यार बेटे आरपी निकाल लो ना यार, आरपी निकाल लो। ये थोड़ा मसला हो रहा है स्क्रीन चेंज करने में, मगर क्या करें, वो बराबर में सवाल नहीं लिखा ना। 14% इंटू 0.8। अच्छा, ये मैं एक्सेल में हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूंगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ इस्तेमाल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। और 13 इंटू 0.2। ठीक है जी, क्या आता है? यहाँ से भी कर सकते हैं, एक्सेल कॉपी किया मैंने, किसी भी सेल में पेस्ट किया, 13.8 आ गया जी। 13.8 आ गया। कैलकुलेटर से भी कर सकते होता है, मगर मैंने कहा यार यूटिलाइज करो। ठीक है जी, ये हो गया। अब वो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात भाई? पोर्टफोलियो वो निकाल लो अब जरा। स्टैंडर्ड डेविएशन याद है? वो कोई साइन बनता था, कोई साइन बनता था। सिग्मा का साइन कहाँ से लाए यार? सिग्मा साइन कहाँ से लाए? ये ऑनलाइन पेपर में चैलेंज आएगा। सिग्मा का साइन कहाँ से लाए जी? मुझे भी नहीं मिल रहा, क्या करें? हम्म तो सिग्मा बी ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो, सही है। सिग्मा को हम क्या बोले यार? एस बोल दें, सिर्फ समझाने के लिए। अब पेपर में क्या करें, कुछ ना कुछ तो कॉल लेनी ना, कुछ सिग्मा का साइन तो मिल नहीं रहा, वरना हाथ से बना लिया करते थे, ठीक है ना। और इंसर्ट वो भी नहीं है, एस डी बोल दें, एस डी कर लेते हैं। ये भी सही है इब्राहिम खान, आई थिंक इट्स गुड। एस डी कर लेते हैं, दैट्स नाइस, वेरी गुड यार। तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता था, किसी को याद है फॉर्मूला क्या होता था? हाँ भाई, 2 एसेट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला बताओ। पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या था? हम्म अब मैं यार लिख नहीं सकता यहाँ पे, मगर थोड़ा लिमिटेशन है। मगर आपके पास फॉर्मूला शीट होगी ना पेपर में यार? काफी बड़ा था वो तो, मुझे पता है काफी बड़ा था फॉर्मूला। था क्या ये तो बताओ। हाँ, लिखूं मैं क्या? कैसे लिखे? मैं सिखाऊंगा ना यार। अभी ऑनलाइन पेपर में ये चैलेंज आएगा आगे जाके, तो मैंने कहा अभी आज से ही तुम लोगों को तैयार कर दूं। वैसे तो मेरे लिए बड़ा आसान था, आज मैं ये वन नोट पे करता क्लास, टेंशन ही नहीं होती। मैंने कहा नहीं यार, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। तो एस डी ऑफ पी इज इक्वल टू एस डी ए स्क्वायर, यही था फॉर्मूला भाई, सिग्मा ए स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कुछ चेक करें, यहाँ पे कुछ हमारे लिए मौजूद है? एक मिनट, यहाँ पे हमारे लिए कुछ मौजूद है? हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ मौजूद नहीं है मेरे ख्याल से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला ना लिखें डायरेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ी चैलेंज आ रहा है कि हमारे पास फॉर्मूला लिखने के लिए जगह नहीं बन रही। अब ये वो चीज़ें हैं जो, जाहिर सी बात है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जो है क्लियर होती जाएंगी। इंसर्ट टेबल, चार्ट, शेप्स,
हाइपरलिंक, स्पार्क लाइंस, कुछ नहीं है भाई इनके पास। इनके पास हमारे लिए कुछ भी नहीं है भाई। कुछ चीजें हैं यहाँ पे। अच्छा, ये रहा जी सुपर स्क्रिप्ट, ये रहा, ये आ गया जी, ये आ गया, ये आ गया जी ऊपर। स्क्वायर लगा के, हाँ स्क्वायर आखिर में लगा लेंगे। SDA² इंटू XA²। ठीक है जी, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कैसे किया मैंने, ये यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, देखो स्क्रीन पे मेरी, ये नजर आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं छोटा हो जाता है, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं छोटा हो जाता है। तो मैंने पहले 2 लिखा, तो ये हटा दूंगा ना मैं, तो ये बड़ा 2 आ जाएगा। मैंने इसको सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। ठीक है, ये मुइज क्लियर है, इसको भी सुपर स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। ये वापस ऐड होता है फिर, सुपर स्क्रिप्ट हट जाएगा। SDB² XB², ठीक है यही था भाई फॉर्मूला। अभी अंडर रूट लगा देंगे, प्लस 2AB प्लस 2XA/XB इंटू सिग्मा A इंटू सिग्मा B। ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे तो जरूरत नहीं है इसकी। और फिर वो एक और भी होता है कोरिलेशन, नहीं सॉरी, इंटू XA/XB इंटू P ऑफ AB। P होता है ना वो कोरिलेशन ऑफ AB इंटू सिग्मा A सिग्मा B। और ये पूरा जो है ना पावर 1/2 होगा। इस पूरे पे क्या लगेगा, 1/2। ठीक है ना, क्लियर है, सही है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है यार, बहुत हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस डी आपको दिया हुआ है, एस डी दिया हुआ है, एस डी ऑफ पी, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं कॉपी कर लूँ। अब असल चीज पे आ जाए यार, ये तो ऐसी लवाजमात थे। अब असल चीज पे आ जाए, SDA²। हाँ भाई इसका कितना है, 3। अब असल चीज पे आ जाए, बस सोल्यूशन पे आ जाए, 3²। ठीक है, ये थोड़ी सी मुझे पता है यहाँ पे अजियत हो रही है, मगर खैर है कोई बात नहीं। इनटू, हम डायरेक्ट यहाँ पे भी तो कर सकते हैं, चलो खैर हो गया, 3² और ये कितना है 2.5²। ठीक है, फिर प्लस XA², XA कितना था, 0.8 था, सॉरी 0.8 था, प्लस 2.5। भाई ये मिस नहीं करें प्लीज, ये सिर्फ उसकी वजह से क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर में सॉल्व करने की वजह से। आप देख लें, क्योंकि ये इसमें आई कैप का मैं आपको वो बताऊंगा ना कि कितने % लोगों ने इसमें पासिंग % मार्क्स लिए हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के। हालांकि सवाल मुश्किल नहीं है, 0.2² प्लस 2AB 0.8। ये आप जरा कैलकुलेटर में इस्तेमाल करें, सॉल्व करना। कोरिलेशन दिया हुआ है, ये रहा कोरिलेशन, कोरिलेशन दिया हुआ है 0.9, सिग्मा A सिग्मा B। प्लीज को सॉल्व करें, और पूरे जो आंसर आएगा उसको अंडर रूट कर दीजिएगा, पूरे आंसर को अंडर रूट कर दीजिएगा।
जी क्या आ रहा है? नहीं नहीं, इसको 3 रखें, होल नंबर में रखें, होल नंबर में रखें, असल होल नंबर में रखें, मसला नहीं है। नहीं हमारा खान ये तो नहीं आ रहा। जी और कोई ट्राई करे? नहीं मुस्तफा साहब, आई थिंक ये नहीं आ रहा, आई थिंक। देखें क्या आ रहा है बाकी लोग। कैलकुलेटर यूज करें ना यार आप लोग। तो मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ क्या? 2.86 सही है मैम। 3 स्क्वायर, ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, मेरा ख्याल है एक्सेल पे ना करें। एक्सेल पे गलती का चांस है, आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, क्योंकि एक्सेल पे शो करने का फायदा इसलिए भी नहीं क्योंकि एक्सेल अटैच नहीं होता ना। एक्सेल अटैच नहीं होता। आगे 2.86 असल चीज रह जाएगी यार, ये देखें इस चक्कर में ना तुमने असल चीज से नहीं हटना। ठीक है 2.86 आ गया। अच्छा अब आप यार, मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज यार इसको नोट करना चाहे नोट कर ले अपने रजिस्टर में, और मुझे यही काम आप मुझे करके दें, ऑयल और रोलर का। प्लीज यार ये मुझे जल्दी से करके दे दें, यही चीज मुझे करके दे दें, डायरेक्ट कर लें भले। अब हम एक दफा वर्किंग दिखा चुके हैं, वापस नहीं दिखाएंगे। इसका मुझे आरपी निकाल दें डायरेक्ट, बस फॉर्मूला हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं, और एल डी निकाल दें। ठीक है प्लीज ये दो चीजें मुझे निकाल दें, डायरेक्ट निकाल दें, बोले कोई मसला नहीं है। अब वर्किंग हमने ऊपर ऑलरेडी इतनी डिटेल में शो कर दी है, फॉर्मूला भी शो कर दिया ऊपर, तो आई डोंट थिंक वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं, पेपर में टाइम जाया करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप वर्किंग करें और डायरेक्ट आंसर बता दें क्या आ रहा है। क्विकली क्विकली करेंगे यार, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लें, कोई सवाल है पूछ लें। ये आपका कितने मार्क का, 7 मार्क का सवाल आ रहा है, इस पर अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, आप देखें सिर्फ और सिर्फ 7 मार्क में। अभी आपने, अच्छा अभी एक सी पोर्टफोलियो एनालिसिस हुआ है, फिर सीएपीएम भी करना है, तो 7 मार्क आ जाएंगे। इसमें कोई कमेंट नहीं करना है, इसमें कोई थ्योरी नहीं देनी, सिर्फ आपने जो है ना वो शो करना है, कैलकुलेट करना है क्या है। एडवाइस वगैरह बाद में करेंगे, एडवाइस वगैरह अलग पार्ट में आ रहा है, तो आप जल्दी से फाइनल करें पोर्टफोलियो, और फिर सीएपीएम वाला जो पार्ट है वो मैं फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। शाबाश यार, क्विकली क्विकली करेंगे, देखें टाइम कम है और मैं आगे बहुत सारी चीजें। अच्छा देखें जी, ये कुछ बिल्कुल सिर्फ 13 की का 15 हो गया, बाकी वेटेज वही है, वही 500 है यहाँ पे, तो वेटेज वही 80-20 रहेगा, सिर्फ 13 की का 15 हो गया, वेटेज भी सेम है, तो 13 की जगह हमने 15 कर दिया, ये हो गया 14.2%। ठीक है जी। और एच डी पी निकालना है, तो इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं, एज इट इज है, कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने इसको यहाँ पे। और फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो चुकी है, कितनी है, 2.5 की जगह 4 आ जाएगा बस, बस, और कोरिलेशन चेंज हो जाएगा, 2.5 की जगह 4 आ जाएगा। पहले ऐसे में मसला नहीं है, दूसरे ऐसे में मसला है, ये बिल्कुल एज इट इज है। कैलकुलेटर में भी चाहे तो आप एडिट कर ले, 0.3 आ जाएगा कोरिलेशन में। जी कितना आया अभी देखते हैं, हमारा खान बात करते हैं। 2.748, 2.75 कर लेते हैं। ठीक है जी, ओ एल और आर एल भी निमट गए हमारे, ओ एल और आर एल भी हमने निपटा दिए, ये पहले पार्ट में हमने पोर्टफोलियो कर लिया, हाँ पोर्टफोलियो कर लिया। अब हम सी ए पी एम पे बात करने जा रहे हैं। इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले भाई। क्लियर है, ये आ गया सबका? ठीक है, वहां हम सही आंसर है, तो ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे वापस से हम चीज़ों में। अच्छा अब सी ए पी एम करने जा रहे हैं, तो सी ए पी एम में आपको पता है अल्फा से काम करते हैं, वैसे तो हम अल्फा से भी कर सकते हैं, और सोचें और कैसे होगा। हम्म, ये बीटा इसका है, ये बीटा इसका है, तो हम अल्फा निकाल के देख लेते हैं, अल्फा निकाले बगैर भी हो सकता है, तो पहले तो वेटेड वेट बीटा निकाल लें। एग्जामिनर ने नहीं निकाला अल्फा, मगर हम एवरेज निकाल लेते, वेटेड वेट बीटा निकाल लें पहले तो। दोनों के बीटा दिए हुए ना, इसका मतलब दोनों के बीटा काम होंगे, दोनों के बीटा का काम होगा। हाँ वेटेड वेट बीटा निकाल के कर लें, जल्दी से निकालें, वेटेड वेट बीटा कैसे निकलेगा, याद आ रहा है किसी को वेटेड वेट बीटा कैसे निकालते थे?
वेटेड बीटा के लिए क्या करेंगे, 0.78 इंटू 0.8, 0.67 इंटू 0.2, यही है पहले वाले का बीटा। और कितने, 0.67, कितना आ रहा है, 0.758। ओ एल एंड के एल, ओ एल एंड के एल, ठीक है। अल्फा एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड रिटर्न के ही होता है, याद है किसी को, फॉर्मूला में पता है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, यही फॉर्मूला होता था भाई, को मसला तो नहीं है, तो के ही निकल जाएगा, रिक्वायर्ड रिटर्न निकल जाएगा। जल्दी जल्दी देख लें यार, वो कितना है, 7% और 16% है। आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, आर एम कितना था, 16% था। कितना आ रहा है जी, प्लीज चेक करें जल्दी से यार, शाबाश, थोड़ा क्विकली क्विकली लेके चलेंगे। टेम्पो पकड़ लिया, सवाल का 7 मार्क कंप्लीट हो रहे हैं, आगे के पार्ट इतने मुश्किल नहीं है। 13.822, बाकी लोग भी चेक कर लें यार। 13.822 ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, अल्फा होता है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, याद आ रहा है अल्फा वैल्यू का कॉन्सेप्ट, एक्सपेक्टेड कितना निकाला है ऊपर हमने, 13.8 निकाला है, 13.8 निकाला है, ये देख लें। और वो कितना आ रहा है, अच्छा वो भी वही आ रहा है, क्या बात है, बहुत ही माइनर सा फर्क आ रहा है, 0.022। ठीक है, यही काम आप जरा उसके लिए करें, यही काम आप उसके लिए करें, ये ओ एल एंड इसके लिए प्लीज जल्दी से ये नोट करें, क्लियर है। 14 कहाँ पे, 14 नहीं, मिला के लेंगे ना, एक्सपेक्टेड तो दोनों का मिला के हो गया ना। क्या ख्याल है, निकालें जरा, वेटेड बीटा निकालें पहले तो प्लीज यार, ये नोट करें। और ओ एल और आर एल का आप करेंगे, जल्दी करें, ओ एल और आर एल का आप देखें। आपको याद होगा हम अल्फा वैल्यू के थ्रू डिसीजन नहीं लेते थे जब कोई सीएपीएम में आता था, रिस्क और रिवॉर्ड को हमें कंसिडर करना होता था, कहीं इन्वेस्टमेंट करें कहाँ ना करें। कभी याद आ रहा है, ये पीछे पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक चैप्टर होता था, इवन तो आई कैप ने नहीं निकाला मगर, अच्छा आई कैप ने नहीं निकाला मगर आई कैप ने बीटा निकाल के छोड़ दिया। खाली बीटा जो है ना, मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा एनालिसिस नहीं देता खाली बीटा, तो खाली बीटा का मैं क्या करूंगा यार, खाली बीटा से फिर मेरे ध्यान में आता है मैं ये भी लगाऊं, आर एफ प्लस बीटा, क्योंकि वो फिर पूरे सवाल में कहीं यूज ही नहीं हो रहा। मजे की बात ये, सरप्राइजिंगली आईकेप के सोल्यूशन में ये आर एफ जो रिस्क फ्री रेट है, मार्केट रेट है, कहीं यूज ही नहीं हो रहा। मुझे तो उसी वक्त समझ आ रहा है कि यार मार्केट रेट वगैरह तो उस वक्त इस्तेमाल होगा ना, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सवाल बनाने वाले को दाद है कि अल्फा 0 में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल आ रहा है। अच्छा ओ एल और आर एल करना है ना हमें, जल्दी कर लें यार प्लीज, आंसर आने शुरू हो गए हैं, ओ एल और आर एल, इसमें बीटा क्या है, चेंज हो जाएगा, 0.67, 0.89, सॉरी 0.67 की जगह 0.89 हो जाएगा। देखें क्या आ रहा है वेटेड बाई बीटा,
0.802 आ रहा है बेटे, ठीक है जी, थैंक यू। 802 आ रहा है, ठीक है जी, फॉर्मूले लगा दिए हमने, सिर्फ बीटा चेंज होगा। क्या आ रहा है, के ई क्या आ रहा है, ठीक है तस्नीम, थैंक यू, थैंक यू जी। अच्छा जी, 14.218, 14.218, इसका एक्सपेक्टेड कितना था ऊपर, ऊपर ये रहा एक्सपेक्टेड, वही एक्सपेक्टेड ऊपर से आ रहा है ना चंदा, पोर्टफोलियो रिस्क। ये रहा 14.2। कोई दुश्वारी हो रही होगी सॉफ्टवेयर पे, मगर क्या करें, मैं इसलिए कर रहा हूँ, फ्यूचर सॉफ्टवेयर ही है ना, क्या कर सकते हैं। आई कैप तो चेंज करने से अच्छा, दोनों का आंसर सेम ही है वैसे तो देखा जाए। अब इसका एनालिसिस करते हैं जरा। 7 मार्क आ गए जी हमारे। ओ, अभी क्लियर है मोहित। आप मुझे बताएं पेपर में 7 मार्क में से कितने आए होंगे आप लोगों के, कितने लोगों का ये पूरा सही हुआ था, 7 का 7 मार्क, जिन्होंने दिसंबर 22 का पेपर दिया है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। नहीं नहीं, इस सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल नहीं पूछ रहा। असद 7 के 7 आए होंगे, दैट्स गुड। और ये कितने आए होंगे आपको लगता है, क्योंकि 100% सही अगर हुआ है तो 7 के 7 आए होंगे, अगर 100% सही नहीं हुआ, आधा सही हुआ तो 3 या 4 मार्क आए होंगे, अगर छोटी सी मिस्टेक हुई है तो 5 या 6 आए होंगे, बिल्कुल गलत हुआ तो 0 आए होंगे। 5। अच्छा, इब्राहिम कह रहे हैं सीएपीएम में प्रेशर की वजह से, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया था। कदीर 5, महम 4। अच्छा, इसका मैं पासिंग परसेंटेज आपको बताऊंगा ना, तो सरप्राइजिंगली बहुत खराब है इसका पासिंग परसेंटेज। ठीक है, हम 7 मार्क का सवाल कर चुके हैं, सही है, हालांकि कितने मार्क का सवाल है, 15 मार्क का सवाल है, समझ रहे हैं आप। अल्फा नहीं निकाला, मेरे ख्याल से अल्फा निकाले बगैर भी हो सकता है। आपको पता है इसमें कितने परसेंट बच्चे पास हुए इस सवाल में? 15% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए इस सवाल में, खाली 15% बच्चों ने। हालांकि हम आधा सवाल कर चुके हैं, 15 में से सिर्फ 7 मार्क का हमने कर लिया, 8 मार्क का रह गया। अनफॉर्चुनेटली इसमें परफॉर्मेंस ना बहुत खराब रही, हालांकि मेरे हिसाब से सवाल में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या मुश्किल था यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना ट्रेनर रेशो है, ना शार्प रेशो है, ना वो कोई खतरनाक वाली रिवर्स वर्किंग है। हमने तो पता नहीं कितने मुश्किल मुश्किल सवाल किए हैं, मतलब ईमानदारी से मुझे बताएं। ये अब ठीक है, अगर किसी के मार्क्स 7 में से 5 या 4 या 3 भी आए हों, मगर अभी जब आप मेरे साथ सॉल्व करें, मेरा नहीं ख्याल वो ठीक है, सॉफ्टवेयर की वजह से कुछ हर्डल्स हमें आ रही हैं, सॉफ्टवेयर की वजह से कुछ थोड़ी मैं मतलब हर्डल्स में आ रहा हूँ, क्योंकि वो मैं एक एक्स्ट्रा चाह रहा हूँ, कुछ चैलेंज हम लें अभी से। मगर वैसे सवाल की अगर मैं डिफिकल्टी देखूँ तो मुझे तो हमने सब चीजें डेटा टेबल बना के दे दिया इसने। खैर, चलें जो भी है, आगे बढ़ते हैं। एडवाइस अबाउट ऑयल विच मॉडल मोर सुटेबल, जल्दी जल्दी बताएं कौन सा मॉडल ज्यादा सुटेबल होता है वैसे 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 आपस की बात है, कौन सा मॉडल ज्यादा सुटेबल होता है? बी पार्ट के जवाब देना है, बी पार्ट का जवाब हम यहाँ लिखेंगे जी। जी नहीं, मॉडल कौन सा सुटेबल है, देखें इब्राहिम, अभी एसिड की बात नहीं हो रही, वो अगले पार्ट में बोल रहे हैं, दो अलग अलग बातें हैं, वो उसके बाद बोल रहे हैं देन रिकमेंड। इब्राहिम, देन रिकमेंड का मतलब है उसके बाद बताना है कि कौन सा एसिड बेहतर है, पहला बेहतर है दूसरा बेहतर है। मगर अभी फिलहाल हम ये नहीं कहेंगे, अभी हम ये देखेंगे मॉडल कौन सा बेहतर है। मॉडल दो है, पोर्टफोलियो बेहतर होता है या सीएपीएम बेहतर होता है, ज्यादा ज्यादा। सही कह रहे हैं तस्नीम, सही कह रहे हैं मुस्तफा, मोहित सही कह रहे हैं, अमारा खान सही कह रहे हैं। ठीक है मोहित बिल्कुल सही है, वो आपने पहले जवाब दे दिया था। एस कमल बिल्कुल सही नहीं, एस कमल मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो थ्योरी से ज्यादा सीएपीएम मॉडल मोर अप्रोप्रिएट। अब मैं ये थ्योरी ड्रॉप भी करा रहा हूँ। देन पोर्टफोलियो, बस अब इसको एंड करें सवाल को थ्योरी वगैरह करके। एज इट इनकॉर्पोरेट्स, क्यों, क्यों, एज इट एज्यूम्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। वैसे प्रैक्टिकली बात किया जाए, ठीक है, अब सवाल से कनेक्ट करें। इंफॉर्मेशन,
मुझे बताएं, अब मैं पहले पोर्टफोलियो एनालिसिस को कमेंट कर रहा हूँ। पहले पोर्टफोलियो एनालिसिस पे कमेंट कर रहा हूँ, जरा मुझे देख के बताएं रिटर्न कहाँ ज्यादा है पोर्टफोलियो एनालिसिस में। जैसे सीएपीएम को छोड़ दें, अभी हम ये देख रहे हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में रिस्क रिटर्न कहाँ ज्यादा है, रिटर्न रिटर्न बिल्कुल बिल्कुल वो लिख सकते हैं, हमारी बुक में जो रेफरेंस लिखा है वो भी लिख सकते हैं बिल्कुल, मगर मार्क्स ज्यादा नहीं है तो हम पहले कोशिश करते हैं टू द पॉइंट रखें बिल्कुल। अगर मार्क्स ज्यादा होंगे तो आप सही कह रहे हैं, हमारी बुक में रेफरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां से भी आप लिख सकते हो। अच्छा अभी आप जरा रिटर्न को देखें, रिटर्न कहाँ पे, ओएल और आरएल में रिटर्न ज्यादा है, मगर 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 अच्छी बात क्या है, अच्छा मजे की बात ये है कि एक तो यहाँ रिटर्न ज्यादा है, ओएल और केएल में रिटर्न कम है, ठीक है, रिटर्न भी ज्यादा है और रिस्क भी कम है। अरे तो मुझे बताओ बेहतर कौन हुआ, ओएल कोएल बेहतर हुआ या ओएल आरएल बेहतर हुआ? नहीं समझे बात को भैया, रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न ज्यादा होता है। यहाँ तो बड़ा मजेदार स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच हो गया, वन साइडेड मैच हो गया, वन साइडेड मैच हो गया कि ओएल और आरएल में, मैं चलो ये बोल्ड बोल्ड हटा देता हूं कि आरपी को देखें अगर हम, मेरी बात समझ रहे हैं, 13.8 और यहाँ आरपी को देखें 14.2, सही है, तो रिस्क बढ़ गया, सॉरी रिटर्न ज्यादा है। और मजे की बात ये कि इसका जो रिस्क है वो है 2.86 और इसका जो रिस्क है वो है 2.75। तो यार मेरे ख्याल से तो ये तो बड़ा आइडियल, बहुत आसान सिलेक्शन हो गई 4 मार्क में। यार 1-2 मार्क तो इसी के होंगे ना। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं लिखूंगा भी ये बात, अभी मैं लिखूंगा भी ये बात, shows that investment in OL, OL है ना, सॉरी KL या OL, सॉरी नहीं रोलर RL gives more returns, कितना 14.2%, 14.2 आ रहा है ना आई गेस, देन KL 13.8% आई गेस। फर्दर मेरी बात समझ आ रही है बिल्कुल। फर्दर ऑल्सो as shown by लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन। कितनी आई थी स्टैंडर्ड डेविएशन? 2.75 as compared to KL। KL की कितनी थी? 2.86 आई गेस, 2.86। on the basis of portfolio theory, investment in RL is recommended on financial grounds। फाइनेंशियल ग्राउंड में अभी हम नॉन फाइनेंशियल बातें नहीं कर रहे, एफपीएम की बातें नहीं कर रहे, बिजनेस मैनेजमेंट की बातें नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर है? अब क्योंकि 4 मार्क का सवाल है, बहुत ज्यादा लिखने को नहीं है हमारे पास यार, कोई 5-6-8 मार्क की थ्योरी नहीं है ये, सॉरी 8-10 मार्क की थ्योरी नहीं है ये। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है कि पहले हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई रिटर्न यहाँ ज्यादा है एज कम्पेयर टू केएल, और दूसरा इसका रिस्क भी लो है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता तो आपको याद है कि हम रेशियो निकालते थे, रिस्क वर्सेज रिटर्न। क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं लगेगा, नहीं लेंगे यार, वो भी कह सकते हैं मगर इतना वाज़े तौर पे सामने सामने लिखा हुआ है
तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें और कुछ बात करनी चाहिए। 4 मार्क हैं, आई के 2 मार्क पोर्टफोलियो के हैं, 2 मार्क CAPM के, 1 आध मार्क उसका अप्रोप्रिएटनेस पे आएगा जो मैंने शुरू में बात की, ठीक है। अच्छा, आपको याद आ रहा है एक रिटर्न वर्सेस रिस्क रेशियो होता था, ये हमने कुछ शुरू के सवालों में किया हुआ है, अभी नहीं, जरूरत नहीं है इसकी क्योंकि अभी तो गेम 1 साइडेड हो गई, मगर याद है रिटर्न वर्सेस रिस्क, एक्सेस रिटर्न वर्सेस एक्सेस रिस्क का एक रेशियो निकाला जाता था, कुछ पास पेपर के मैंने आपको सवाल भी कराए हैं, किसी को याद आ रहा है? कि बिल्कुल शुरू में जब पोर्टफोलियो एनालिसिस हमने शुरू किया था, उसके बाद जब हम आईकैप के सवाल पे आए थे फौरन ही हमने ये काम किया था। तो अभी वहां पे ये नौबत नहीं है, आज हमें ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि यार RL जो है वो आगे है, RL पहले दोनों चीजों में आगे, मतलब रिटर्न वाइज भी आगे और डेविएशन भी कम है, तो इसका मतलब डेविएशन भी उसकी बेहतर है। वरना अगर डेविएशन एक की ज्यादा होती और एक का रिटर्न ज्यादा होता तो फिर हम रिस्क वर्सेस रिटर्न पे काम करते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, SD वर्सेस रिटर्न, बिल्कुल। अच्छा नहीं, अभी देखें दोनों से काम करना है मैम, ये तो मैंने, खैर आई गेस मुझे इसको बाद में लिखना चाहिए, ठीक है, बाद में लिखना चाहिए था मुझे ये, ठीक है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक इसको मैं पेपर सिनेरियो में भी ऐसा ही करूंगा कि इसको पहले मैं कट कर दिया, इसको मुझे एंड में कंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, इसको हम बाद में लिखते हैं ना, हो गया वो 4 मार्क है, मैं रिक्वायरमेंट अभी आपको दिखा भी दूंगा। एज पर CAPM we usually calculate alpha values to identify optimal risk versus return position, ऐसा ही है। वे ड्राफ्टिंग मैं आपको पूरी पूरी करा रहा हूँ, मेरा मैं चाहूँ तो जान छुड़ा लूँ आपको, ओरली बताऊँ, बोलो हाँ हाँ जबरदस्त, आप ही बोलेंगे सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो भाई मगर वो कराना नहीं है ना, अब क्या करें, थ्योरी आ रही है पेपर में, ठीक है। तो ये खैर मैंने ऐसे ही लिखा है, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, तो ये करते हैं, अल्फा वैल्यू किसकी कितनी कितनी आ रही है, दोनों की अल्फा वैल्यू, मजे की बात ये है कि नेगेटिव है यार। अच्छा, इतनी खतरनाक नेगेटिव नहीं है, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न बराबर है, बोथ इन्वेस्टमेंट्स। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? और इसमें भी वैसे जीत कौन रहा है, वैसे आपस की बात है, जीत कौन रहा है? OL क्या कहते हैं, KL या RL? अल्फा वैल्यू नेगेटिव होना अच्छी बात है या प्लस होना अच्छी बात है? वैसे एक सवाल है आप लोगों से, प्लीज पार्टिसिपेट करेंगे यार, खत्म हो रहा है सवाल, इसमें आगे कुछ नहीं बचा था जी। बताएं, बताएं। वैसे तो यार प्लस होना चाहिए, मगर नेगेटिव होना तो बुरी बात है, मगर नेगेटिव भी बहुत माइनर है, नेगेटिव कम होना चाहिए फिर, क्या ख्याल है, नेगेटिव फिर कम होना चाहिए, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, तो उस हिसाब से भी देखें, मुझे लग रहा है यहाँ भी RL ही जीत रहा है, वैसे तो मैं कहूंगा दोनों सेम ही है, मेकिंग इट इनडिफरेंट। We may invest in any of both investments, but due to lower negative figure of alpha in case of investment in RL makes it, yeah, makes it superior over KL,
ठीक है जी, बात समझ आई? समझ आई बात? नहीं, सेल की बात ही नहीं हो रही मोहित, सेल तो उसको करेंगे ना जो हमने खरीदा हो। आर के एल को खरीदा थोड़ी है, ये देखो ये वर्डिंग गलत हो जाएगी। ये छोटी छोटी बातें पेपर में नहीं कर सकते आप। अगर आप ये कह रहे हो कि होल्ड आर एल एंड सेल के एल, ये तो उस वक्त होगा जब दोनों हमारे पास होते हैं। ये तो उस वक्त होता है जब पोर्टफोलियो का सवाल ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में दोनों चीजें मौजूद होती हैं। ये तो आज हमसे पूछ रहे हैं हम किस पे जाएं किस पे ना जाए ना। तो ये नहीं कहेंगे हम कि हम होल्ड आर एल एंड सेल के एल, हम ये बोलेंगे कि यार इन्वेस्ट इन आर एल एंड लीव के एल। क्योंकि देखें ये माइंडसेट बताएगा, वरना ऐसा लगेगा कि हम रटे लगा के आ गए कि बस जिस तरह की वर्डिंग में इस तरह हमने छाप देना है। नहीं नहीं नहीं, कि छोटी छोटी बातें हैं मगर हमने बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है ना। थ्योरी में मसला यही है कि थ्योरी में, जब मैं एसपीएम में भी बात करता हूँ स्टूडेंट से, कि थ्योरी में स्लिप होना ज्यादा आसान है। ठीक है, खैर आगे बढ़े। ठीक है जी, तो ये हमने जो है ना बात कर दी। ठीक है, अब मसला ये है कि अल्फा को कंसिडर करेंगे ना, जो बीटा से तो नहीं आएगा। बीटा वैल्यूज इन आइसोलेशन, अगर आप कहते हो मैं ये भी लिख लेता हूँ, विल नॉट बी हेल्पफुल, आप समझ रहे हैं मैम, इन डिसीजन मेकिंग। अब आई कैप ने अल्फा वैल्यू नहीं निकाली, मगर उसकी बेसिस पे तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकेगी ना रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। याद है पीछे जितने भी सवाल होते थे हम कोशिश करते थे। एक सवाल याद है समर 2018 का? आप मुझे बताएं मैम, बीटा देख के तो नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि हो सकता है बीटा ज्यादा हो, मैं मानता हूँ, मगर बात ये है कि अगर वो रिटर्न ज्यादा दे रहा है, फिर अगर कोई बंदा रिटर्न ज्यादा, बाइको पेट्रोलियम का बीटा ज्यादा है, मगर अगर बाइको पेट्रोलियम रिटर्न ज्यादा दे रहा है तो मैं मना थोड़ी करूंगा। हो सकता है कोई रिस्क सीकर बंदा हो, वो कहता है कोई बात नहीं मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न ज्यादा होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मार्क्स कम है, वरना मैं पूरा यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता, मगर मैं आपको ओरली ओरली बता देता हूँ। यहाँ नहीं लिखना आपने क्योंकि मार्क्स की कमी की वजह से, बट वैसे आपको पता चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन में बीटा अगर ज्यादा भी है तो ये नहीं कहेंगे हम बीटा ज्यादा होना बुरी बात है, क्योंकि हो सकता है जैसे इस केस में भी आप देखें बीटा ज्यादा तो है इसका, इसका बीटा ज्यादा है ना, किसका, ये 0.758 था बीटा, और यहाँ पे बीटा कितना आ रहा है 0.802। तो बीटा ज्यादा है, मगर बात ये कि बीटा ज्यादा होना कंपनसेट हो गया क्योंकि रिटर्न भी ज्यादा है। सही है, तो खाली बीटा की बेस पे अगर आप कमेंट कर दो कि पेपर में, मुझे लगता है आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर बोलेगा इसका मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, आपको चार में से कितने मार्क्स मिले होंगे जिन्होंने दिसंबर 22 में पेपर दिया था? मुझे बताएं आपने क्या इस तरह एनालिसिस किया था, क्या ये थ्योरी लिखी थी इस तरीके से? चार में से आपको लगता है कितने मार्क आप उठा लोगे, उठा लिए होंगे? ईमानदारी से बताइएगा। तीन। गुड। थ्योरी लिखी नहीं थी? ओ माय गॉड, ओके दो। और सिंसियरली बताएं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का इस बार, अगर किसी ने दिसंबर 22 में पेपर दिया था। एक, एक, दो, एक, ओ, चले खैर हो गई, कोई बात नहीं, अभी क्लियर है भाई, अभी क्लियर है। मैं मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को हर्ट करना मकसद नहीं है मेरा, मगर मेरा सवाल सिर्फ यही है कि यार मेरे हिसाब से ये चीजें ना कंट्रोलेबल है। खुदा ना खास्ता, जिसे कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा कोई सीवियर थ्योरी भी पूछी जाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लें प्लीज। प्लीज यार जल्दी से, कोई सवाल है पूछ लें यार, 4 मार्क में मेरे ख्याल से हमने इनफ बातें कर ली, थोड़ी ज्यादा ही बातें कर ली थोड़ी सी। थ्योरी से दोस्ती करनी पड़ेगी, थ्योरी से दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसीलिए देखिए मैं तो पूरा ड्राफ्ट करवा रहा हूँ, हालांकि मैं चाहता तो ओरली निकाल देता आगे, अगर नहीं कहा, मैंने कहा नहीं यार अब ये इंपॉर्टेंट है, नोट करें जल्दी से, हो गया नोट तो। अच्छा लास्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मिक्स है, कैलकुलेशन भी थ्योरी भी, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन। अच्छा यहाँ पे देखें वो खुद कह रहे हैं सपोर्टिंग कैलकुलेशन के साथ एक्सप्लेन करें, यानी कि कैलकुलेशन भी आएगी और एक्सप्लेनेशन भी आएगी। द अमाउंट ऑफ न्यू डेट दैट शुड बी इशूड एंड द लाइकली इशू प्राइस। यार ये सवाल ना इतना मुश्किल नहीं था, मगर इस सवाल ने इतना लोगों को टीज कर दिया। क्या? अच्छा एक बात और बिल्कुल मेरे ख्याल से इसमें कर लेनी चाहिए, फर्दर एक लाइन हमें ऐड करनी चाहिए, वरना हमारे 4 मार्क नहीं आएंगे। इन एडिशन टू अबव एनालिसिस, सही कह रहे हैं, मुझे आई थिंक ये बात ध्यान में आ रही है। एडिशन टू अबव एनालिसिस, अबव फाइनेंशियल एनालिसिस, ये फाइनेंशियल एनालिसिस किया हमने, ये लाइन हमें जरूर लिखनी चाहिए जब थ्योरी कमेंट करेंगे। वी शुड ऑल्सो, मैम आई आई एम नाउ, जिसे कहते हैं ना कि यार कर रहे हैं इस पे काम। मैं बता रहा हूँ, नहीं हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, वो एसपीएम की क्लास में मैं बात करता हूँ ऐसी।
यहाँ पे हम इतनी बात कर लेते हैं, in addition to above financial analysis we should also consider non financial aspect as well. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट यार हमारे बीएफडी के कोर्स का पार्ट नहीं है. बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, ये भी आपने करना है, सही है. अब नॉन फाइनेंशियल डिसीजन में क्या आ जाएगा, ये जो इसने बात बताई हुई थी, एक वर्ड बस मैं यूज कर लूंगा कि एक वर्ड में यूज कर लूंगा, इट इज बेटर टू, बस मैं एक लाइन करके गुजर जाऊंगा, टू आइडेंटिफाई विच इन्वेस्टमेंट fits strategically अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. बस ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसपीएम का पेपर नहीं है, वो एसपीएम के पेपर में बात करेंगे, एमएसएडू में बात करेंगे. ठीक है, ठीक है अमाम, आई थिंक इट्स फाइन ना, सेफली बस ये लाइन लिख दी आपने कि आप स्ट्रेटेजिक फिट देख लो अपना बस, और नॉन फाइनेंशियल बातें हम कर लें कि भाई नॉन फाइनेंशियल चीजों को भी कंसिडर करना पड़ता है प्रैक्टिकली बस, और कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं. आई कैप डिटेल में गया है, अब आई डोंट नो वो क्यों ऐसा किया है, उसने अल्फा भी नहीं निकाला, बट इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी आंसर हमारा आई कैप से मैच ही हो रहा होगा. असद बात समझ आ रही है, वो उसको करने दो, इंटीग्रेशन में बातें है यार, वो एसपीएम में जा रहा है, वो शौक है उसको जाने का, भाई ये बीएफडी अलग है, वो फिर एमएसएडू में बात होती, हम इतना लेके चलेंगे बस, इतना के रिस्क कवर हो जाए हमारा बस. हाँ ये बात अप्रोप्रिएट है कि हमने फाइनेंशियल बातें की हैं, प्रैक्टिकली दुनिया में जब डिसीजन लिया जाता है तो नॉन फाइनेंशियल बातों को भी कंसिडर किया जाता है. अच्छा, मैं सी पार्ट पे बात करना चाहूंगा, फिर हम ये सवाल एंड करते हैं और अगले सवाल पे चलेंगे इंशाल्लाह. सी पार्ट में कह रहे हैं एक्सप्लेन विद द सपोर्टिंग कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ न्यू डेट दैट शुड बी इशूड. अच्छा देखें यार, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इरिन्यूएबल डेट में एक खास बात होती है, वो क्या, केडी क्या होता है इरिन्यूएबल डेट का, केडी मार्केट रेट को कहते हैं, और या ये कह लें कि मार्केट रेट कह लें या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह लें. ठीक है, अच्छा इरिन्यूएबल डेट का केडी क्या होता है, फिर नए सवाल पे जा रहे हैं हम ये खत्म करके. इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, याद है, अगर 1 - t करेंगे तो वो हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं, 1 - 2 भी कर सकते हैं. हाँ अगर ये केडी 1 - t चाहिए होगा तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, सही है तस्नीम, आपका पॉइंट वैलिड है. आप 1 - t करना चाहते हो तो वो फिर केडी 1 - t आएगा. मैंने खाली केडी लिखा है तो इसलिए मैं 1 - t नहीं करा, मैंने इस ब्रैकेट में यहाँ कुछ नहीं रखा ना, इसलिए मैंने वहां भी ब्रैकेट में कुछ नहीं रखा. मगर आप सही कह रहे हैं, अगर 1 - t करेंगे तो ये आ जाएगा. ठीक है, अच्छा अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये इसके पीछे वो याद है कौन से परपेचुइटी वाला है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि सवाल पे फोकस है. परपेचुइटी वाला कॉन्सेप्ट याद है, 1/i वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो करते थे, बिल्कुल, एक्स इंटरेस्ट, यस मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट यूज करते हैं, परफेक्ट परफेक्ट, और परपेचुइटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है. अच्छा अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, अभी वो क्या कह रहे हैं, कूपन रेट है 6, जल्दी से करेंगे ये सब पार्ट खत्म करके फिर अगले सवाल पे चलेंगे, बस ये सवाल एंड पे है. ठीक है, 4%, 6% कूपन रेट है और ट्रेडिंग एट 75%, यानी कि अगर मैं बात करूं, कि अगर मैं केडी निकालना चाहूँ, तो आज मेरा इंटरेस्ट कितना है, 6% है. अब मैं 1 - t नहीं कर रहा, देखो परेशान नहीं होना 1 - t से कि बोलो सर आपने तो 1 - t सिखाया था और जब 1 - t नहीं ले रहे, क्या ये खुला तादाद नहीं, भाई ये कोई खुला तादाद नहीं. ठीक है ना, क्योंकि अब हम मार्केट वैल्यू दोनों चीजों को ग्रॉस ग्रॉस लेके चल रहे हैं ना यार, तो चलो जल्दी से मार्केट वैल्यू 75 में निकाल लो, केडी क्या आ रहा है, बाबा केडी निकालो, कहाँ आ रहा है हमारा केडी, कहाँ आया. इतना सिंपल सवाल था मगर अनफॉर्चुनेटली 5 मार्क नहीं आए, 8% आ रहा है भाई केडी, ये 1 - t नहीं है, सही है, केडी 8% आ रहा है. क्या मैं कह रहा हूँ 8% इज केडी, यानी कि करंट रेट ऑफ डेट, करंट मार्केट रेट, और मार्केट रेट हमेशा होता है वो ग्रॉस होता है, 1 - t नहीं होता. अच्छा अब आप न्यू डेट इशू करने जा रहे हो, और से सुनना, न्यू डेट इशू करने जा रहे हो,
उसका कूपन रेट है 7%। सुनना, अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये बॉन्ड एट्रैक्टिव है लेस एट्रैक्टिव है? जल्दी से मुझे बता दो। आज हमारा बॉन्ड ये एट्रैक्टिव है लेस एट्रैक्टिव? मैं कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहा हूँ, उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करा चुका हूँ नॉर्मल नॉर्मल सेशन में। मुझे बता दो ये बॉन्ड हमारा एट्रैक्टिव है या लेस एट्रैक्टिव है? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। मोर एट्रैक्टिव या लेस एट्रैक्टिव? मोर और लेस प्लीज टाइप करके बताएं। अगर एक चीज 75% पे ट्रेड कर रही है इसका मतलब वो एट्रैक्टिव है या लेस एट्रैक्टिव है? ऑब्वियसली सही कह रहे हैं मुस्तफा, हमारा मोइज। और कोई ट्राई करे? बिल्कुल सही कहा, और लोग ट्राई करें। बिल्कुल बिल्कुल यार, 75% पे है तो लेस एट्रैक्टिव है। सही कह रहे हैं तस्नीम, लेस एट्रैक्टिव है। इसका मतलब मार्केट में रेट ज्यादा चल रहा होगा या कम चल रहा होगा? गारंटीड गारंटीड। मार्केट में जो रेट मिल रहा होगा वो हमारे रेट से, मार्केट में जो रेट मिल रहा होगा वो हमारे रेट से, मार्केट में जो रेट मिल रहा होगा वो हमारे रेट से ज्यादा होगा, ज्यादा। सबूत आपके सामने, ज्यादा होगा। ये देखें, जब भी तो हमारा बॉन्ड पिट गया। उर्दू में कहते हैं ना, वर्ड में मुनासिब नहीं है मगर क्या को यूज करूं, पिट गया हमारा बॉन्ड। क्यों पिट गया बेचारा? क्योंकि मार्केट में रेट चल रहा है 8 और हम दे रहे हैं 6। ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा अब नया बॉन्ड मुझे बताओ, नया बॉन्ड कितने का इशू करें? अब काम की बात सुनना, 4 मार्क है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मार्क्स है, इसमें कोई कहानी नहीं है ज्यादा। अगर मैं नया बॉन्ड इशू कर रहा हूँ 7%, मुझे बताओ ये एट्रैक्टिव है या लेस एट्रैक्टिव है? ये भी ये भी ये भी ये भी क्या है? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? लेस एट्रैक्टिव होगा। मैं कॉन्सेप्चुअल करूं, देखो मैं कैलकुलेशन होना चाहूँ, वन लाइनर कैलकुलेशन है इसकी, एक लाइन में कैलकुलेशन हो जाएगी, एक लाइन में। मगर मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, रीजन देना चाह रहा हूँ, जैसे हर जगह मैंने कहा बीएफडी में कॉन्सेप्ट है यार। एज इशूड लेस देन एट लेस देन मार्केट रेट ऑफ 8%। ये कहानियां मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में डायरेक्ट वर्किंग करेंगे यार। ठीक है, ये बात समझ आती है? तो मुझे बताओ यार, मुझे ये अच्छा ये 1 - t इसलिए नहीं किया सिकंदर क्योंकि यार देखो 1 - t मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मगर मेरा मकसद अभी 1 - t नहीं है। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ एट्रैक्टिव लेस एट्रैक्टिव की, उसमें तो हम मार्केट रेट से कंपेयर करते हैं ना। 1 - t तो वैक निकालने के लिए होता है। चलो मैं आसान करता हूँ सिकंदर, सिकंदर हमें तो वैक निकालना होता है तो 1 - t करते हैं ना। क्या हमें वैक निकालना है? सवाल है मेरा। हमें डी निकालना है या डी? अच्छा और आसान करते हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ शुरू से हैं उनको भी पता है, जब हम डी निकालते हैं तो 1 - t नहीं करते, और जब हम के डी निकालते हैं तो 1 - t करते हैं। याद आ रही है किसी को बात? जब बैक निकालते हैं तो 1 - t करते हैं, मगर जब डी निकालते हैं, ग्रॉस निकालते हैं तो 1 - t नहीं करते। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि इंटरेस्ट ग्रॉस कब यूज होता है और नेट कब यूज होता है। किसी को याद आ रही है ये बात? डेट तो डी है ना चंदा, डेट तो ग्रॉस है ना। तो मेरा जो माइंडसेट है बन रहा है, बाकी लोगों को क्लियर हो रही है बात कि मैं क्यों 1 - t को इग्नोर करूं? क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो डी है। उसे मुझसे डी पूछ रहा है, डी मीन्स ग्रॉस पूछ रहा है। तो मैंने अभी इसलिए टेक्स्ट को इग्नोर कर दिया। हालांकि कोई इज नॉट अ बिग डील, कोई बिग डील नहीं है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो 1 - t लगा दूं, और मैं यहाँ भी जाऊँ तो 1 - t लगा दूं, इधर भी 1 - t आ जाएगा और उधर भी 1 - t आ जाएगा। ठीक है, क्या नाम है सिकंदर, बात समझ आ रही है यार? ये गलत इसलिए होगा ना क्योंकि 1 - t का गेम नहीं है ना, वैक नहीं निकालना चंदा, इसलिए। और एट्रैक्टिव एट्रैक्टिव की बातें नहीं होंगी। अच्छा इसका फॉर्मूला असद इररिड्यूसिबल डेट में यार ये फॉर्मूला होता है, ये परपेचुइटी से निकला है, ये हमने वैक में पढ़ा था कि जैसे फॉर्मूला होता है ना यार मैं क्या बोलूँ, हाँ परपेचुइटी का फॉर्मूला याद है किसी को? परपेचुइटी का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 1/i। ये बचपन में पढ़ा भी होगा आपने कहीं, बीएफडी के अलावा भी पढ़ा होगा। 1/i फॉर्मूला होता है ये वाला। तो अगर मैं मार्केट वैल्यू को सब्जेक्ट बना लूँ, ओ सॉरी आई को सब्जेक्ट बना लूँ, असद याद है? अगर मैं आई को सब्जेक्ट बना लूँ तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ओ सॉरी कैश फ्लो डिवाइड बाय आई, वन नहीं, कैश फ्लो डिवाइड बाय आई। तो ये हो जाएगा कैश फ्लो डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। देखो चेक करो, मैंने सिर्फ रीफ्रेश किया, रीफ्रेश समझते हो? अदला बदली की है, आई को लेके मैं इधर ले गया और मार्केट वैल्यू को मैं उठा के आई की जगह पे ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्लियर है बात? देखो चेक करो, क्या ये दोनों सेम ही चीजें, सिर्फ मैंने अदला बदली कर दी है, प्लेसमेंट चेंज कर दी है। तो ये देखा जाए, अगर ये फॉर्मूला देखो तुम गौर से, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम नहीं है। कैश फ्लो की जगह इंटरेस्ट आ गया, कैश फ्लो की जगह इंटरेस्ट आ गया, और मार्केट वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू आ गई। सही है ना? खैर अच्छा चलो, ये हमने एक्स्ट्रा बात कर दी। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई, मैं बातें इसलिए करता, तो लेस एट्रैक्टिव तो मुझे बता दो, बस लास्ट बार बता दो यार, गेम खत्म हो गई। ये मुझे जो 500 मिलियन इशू करने हैं, तो मुझे 500 मिलियन से ज्यादा का इशू करना है बॉन्ड या कम का इशू करना है? अगर मुझे 500 मिलियन इकट्ठा इशू करना है, रिडीमेबल डेट इशू करना है, मुझे पैसे चाहिए 500 मिलियन, वो कह रहा है कि आपको बाहर से इशू करना पड़ेगा।
आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए 500 मिलियन की, वो कह रहे हैं डेट से इशू करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ मैं डेट जो इशू करूंगा वो 500 मिलियन से ज्यादा की करूंगा या कम पे करूंगा? मतलब डिस्काउंट पे इशू करूंगा या प्रीमियम पे इशू करूंगा? वैसे तो ये सवाल खत्म हो चुका है वैसे, मगर मैं कॉन्सेप्चुअल ज्यादा इशू करूंगा ताकि लोगों को मैं ज्यादा पैसे दूंगा। ठीक है चलो मैं आंसर से प्रूव करता हूँ। ठीक है बिल्कुल सही है मुस्तफा, सही कह रहे हैं मुझे, मैं अप्रूव भी कर देता हूँ। भाई केडी तो सेम ही रहता है ना, केडी तो मार्केट रेट है ना। ये असल में वापस फॉर्मूला लिख रहा हूँ यार। इंटरेस्ट ये फॉर्मूला था, चलिए अब और अच्छा समझ आएगा। ठीक है ये फॉर्मूला है। मार्केट रेट कितना है, केडी कितना है? 8। इंटरेस्ट कितना है? 7। ठीक है ये फॉर्मूला समझ आ रहा है भाई सबको? जो मैं चीज इशू करने जा रहा हूं उस पे रेट है 7। ये फॉर्मूला तो मैंने अभी समझा दिया ना आपको। तो मार्केट वैल्यू निकाल लो। नहीं समझे? 8% है ना, ये 8% भी कर सकते हो इसको, या 8% कर लो। तो देखो मार्केट वैल्यू क्या आ रही है। परसेंटेज जो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा आसान करें, और आसान करें। जी। एक मिनट इसको मैं और सिंपल कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला होता है 87.5% आ रहा है। कितनी आ रही है? एक मिनट यार। हाँ तो 7/8 कर लिया ना। ये दोनों को परसेंटेज कर लो। देखो या तो दोनों को परसेंटेज कर लो, डेसिमल कर लो, या तो दोनों को डेसिमल कर लो 0.07, या दोनों को होल नंबर रख लो। ठीक है दोनों को होल नंबर रख लेते हैं, 0.87 आ गया। तो क्या मैं कहता हूँ मार्केट वैल्यू, बस लास्ट कमेंट देख लो, ये खत्म हो रहा है सवाल। 0.875 ऑफ इशू प्राइस। जो इशू वैल्यू होगी उसका 87.5% जो है वो मार्केट वैल्यू होगी। मार्केट वैल्यू 0.875 है। इशू वैल्यू एक्स, एक्स, और से देखना, इशू वैल्यू एक्स। हमें मार्केट वैल्यू 500, हमें 500 चाहिए। अच्छा ये मैं बहुत लंबे तरीके से कह रहा हूँ, इसका शॉर्टकट बताऊंगा अभी आपको मैं। इसका शॉर्टकट बताऊंगा मैं भी आपको। शॉर्टकट क्या है, और इतना डायरेक्ट लंबा काम चौड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं थी, और डायरेक्टली कर सकते थे। हाँ बिल्कुल सही है मुस्तफा, यही आंसर आ रहा है। बिल्कुल हमारा खान सही कहा आपने, डायरेक्ट भी कर सकते थे। खैर है चले, हम जो कर दिया हमने कर दिया, खैर है। नहीं ऐसे नहीं, उल्टा कह रहे हो आप हमारा खान। इशू प्राइस और डायरेक्टली, हमने कहा था ना कि हायर रेट होना चाहिए। ये याद है, ये बात हुई थी।
ये बात हुई थी कि लेस एट्रैक्टिव है तो ज्यादा डेट होना चाहिए। डायरेक्ट भी कर सकते थे, खैर तो भी यही आता। तो ये कहानी है। ये देखें जी, ये सोल्यूशन है, यहाँ से इसको नोट करें, सोल्यूशन बोलिए। मैं रिपीट करता हूँ बात को, देखें यार प्लीज समझ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। केडी मार्केट रेट होता है, केडी 8% है। ये हमने कैसे निकाला, 6/75। वन माइनस टी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वन माइनस टी का यहाँ पे जरूरत नहीं है, वैक नहीं निकालना। और मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, और डेट की वैल्यू निकालनी है जो कि डी होता है, ग्रॉस होता है। तो हमने मार्केट रेट निकाला जो कि 8 था। उस मार्केट रेट से रिवर्स वर्क करके जो है हमने ये निकाला कि मार्केट वैल्यू जो नया बॉन्ड है उसकी भी मार्केट वैल्यू कम ही होगी, उसकी भी मार्केट वैल्यू इशू प्राइस के कम होगी। इशू प्राइस ज्यादा होनी चाहिए कंपनसेट करने के लिए। लेस अट्रैक्टिव चीज आप इशू करने जा रहे हो तो आपको ज्यादा इशू करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम डेट इशू करेंगे 571 की। मेरी बात समझ आ रही है? 571 की डेट इशू करेंगे, ठीक है। 571 की डेट इशू करेंगे, 500 नहीं की इशू करेंगे, 571 की इशू करेंगे, ज्यादा की इशू करनी पड़ेगी। मुश्किल था, थोड़ा मुश्किल था ये पेपर सिनेरियो में। हालांकि वर्किंग बहुत आसान है, वन लाइनर वर्किंग है। आई थिंक ये पेपर में मैच हुआ होगा इस पर। इसको नोट करें, फिर मैं एग्जामिनर कमेंट इसका पढ़ाता हूँ। आप देख रहे हैं कितने परसेंट बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए हैं सवाल में। ये विंटर 22 की एग्जामिनर की रिपोर्ट है। मोर एडिटिव होता तो फिर कम डेट इशू करना पड़ता। विंटर 22 की एग्जामिनर कमेंट से आप देखें कितने परसेंट बच्चा पास हुआ खाली इस सवाल में। ओवरऑल 24% बच्चा पास हुआ है, और इस सवाल से 15% बच्चा पास हुआ। मेरे हिसाब से यार लास्ट पार्ट को चलो मैं ठीक है मान लेता हूँ, लास्ट पार्ट में बंद हुआ तो 15 में से 4 मार्क्स चले गए 11। 11 में से यार 8 लेना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, पहला पार्ट तो बहुत आसान था। ठीक है, अब देख रहे हैं ये वन ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 9% बच्चा पास हुआ है। मतलब पहला क्वेश्चन तो फॉरेन नेशनल में मिलता। सेकेंड क्वेश्चन में 14% बच्चा पास हुआ। आखिरी सवाल जो अभी मैं इसके बात कराऊंगा 68% बच्चा पास हुआ उसमें, माशाल्लाह। आखिरी सवाल में लोगों ने सही वाला जैसे कहते हैं ना कि काम किया। अच्छा, क्या मसला किया, इनकरेक्ट रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, 80-20 का रेशियो था वो लोगों ने गलत लिया। क्या ये गलती हम पेपर में बचा सकते हैं? इंशाल्लाह बचा लेंगे ना। अब तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला ही लोगों को नहीं पता। वो भाई किताब लेके जा रहे हो आप, अब आप यार फॉर्मूला गलत लिख दो तो यार नाइंसाफी है ना यार। ये तो पहले पार्ट में 7 मार्क का नहीं पार्ट था, उसमें रेशियो गलत लेना 80-20 वाला, यार जुर्म हो जाएगा यार, मेरे हिसाब से क्राइम हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला गलत लिख रहे हो। अगर एग्जामिनर की बातें करूँ मैं, एग्जामिनर की बात हम मान लेते हैं, एग्जामिनर कह रहे हैं इशूज आए हैं। Some examiner did not compute the overall risk using CAPM and computed the expected return of individual entities instead of overall return of the enlarged entity under both option। जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है वो कह रहे हैं बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं निकाला। ये क्यों हुआ है? क्योंकि यार पोर्टफोलियो थ्योरी जो टॉपिक है ना, इसके लोग सौतेला सलूक करते हैं। सौतेला समझते हैं, सेकंड ट्रीटमेंट देते हैं, सेकंड प्रायोरिटी देते हैं, इसको लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, और ये पेपर में आ गया देखें। तो ये भी साइकोलॉजिकली आपको डैमेज कर देता है। अगर आप कोई ऐसी चीज देख लो पेपर में जो आपने ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं की तो प्रॉब्लम घटी है। तो मेरा बार बार आपको ये एक मैसेज है कि यार कोई भी चीज आप हल्की ना लें, हर चीज को अच्छे लेवल पे लेके जाएं। रिकमेंडेशन वाज नॉट वेल एक्सप्लेन, हमने एक्सप्लेन कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक आपको समझ आ गया है। और yield on a current debt was computed and the computation of the rest, that is likely issue price and the amount of new debt should be issued was ignored। सिर्फ आपने 8% निकाल के छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने, 8% के आगे कोई काम नहीं किया। तो ये एग्जामिनर की तरफ से जो है शिकायत है हमसे रिलेटेड। क्या ये बातें समझ आ रही? मगर मैं बहुत ज़्यादा अभी भी मेरे मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दिस, व्हाई इट्स 15%। मुझे लगता है एग्जामिनर की चेकिंग साइड थोड़ी हार्श हुई है, थोड़ी हार्ड हुई है, मगर 15% इट्स वेरी लेस यार। मतलब आई डोंट नो व्हाई इट्स वेरी लेस। नहीं, पोर्टफोलियो थ्योरी हर दफा पेपर में नहीं आता, 2-3 साल बाद आता है, मगर पता नहीं होता कभी भी आ जाए। नॉन फाइनेंशियल बात नहीं की तो आधे से 1 मार्क कट होना चाहिए, असद और कुछ नहीं कट होना चाहिए यार। वो क्योंकि नॉन फाइनेंशियल की बातें वैसे बीएफडी में बनती नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में। ये तो मार्क्स ज्यादा हो, 6-8 मार्क होते हैं। 4 मार्क का हम ऑलरेडी लिख चुके थे, इसलिए फिर हमने आधा 1 मार्क की बात की है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी होती है कभी कभी थ्योरी में ना मार्क्स अवेलेबल भी ज्यादा होते हैं, यानी कि एग्जामिनर की जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम होती है उसमें 5 मार्क नजर आ रहे होते हैं, मगर वो देता 4 है क्योंकि सवाल 4 मार्क का होता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो जो एक्स्ट्रा बातें आपको बता रहा है वो शायद एक्स्ट्रा मार्क्स की होती है। खैर, मतलब मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ आपको। खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये इसको नोट कर लें यार, काफी जिसे कहते हैं ना कि ये मुनासिब सवाल था। लास्ट पार्ट में काम इतना नहीं था, मगर सिर्फ मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी आपको ज्यादा। हालांकि काम कुछ भी नहीं है, 571 निकालने के लिए डायरेक्ट आप 500 डिवाइड बाई 0.875 कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है,
खैर चलें, यहीं तक रखते हैं सवाल को, नोट कर लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें, और फिर मैं अगले सवाल को अगली वीडियो में स्टार्ट करूंगा, अगली वीडियो में स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? ओके डन है, नोटिंग कर लिया आप लोगों ने। आप देखें एक्सेल मैंने हल्बे जरूरत यूज किया है, एक्सेल की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे सवाल। खैर है, कोई बात नहीं, जो काम मुझे आंसर स्क्रिप्ट में करना था मैंने लिख के कर लिया। ठीक है पेपर, हाँ मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट बहुत खराब आया है, मेरे हिसाब से पेपर इतना मुश्किल नहीं था जितना खराब रिजल्ट आया। आई डोंट नो, या तो एग्जामिनर ने अपना लेवल बढ़ा लिया चेकिंग का, तो हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा अटेम्प्टेबिलिटी का। सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलो अगले वीडियो में चलते हैं, थैंक यू।